हड्डियां खोखली हो रही हैं, हड्डियां चूरा बन रही हैं, क्या मतलब है इसका? ये खोखलापन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। कौन सी वो ऐसी चीजें हैं, खाने की बैलेंस डाइट है जिसे कहे ना कि लोहे जैसी हड्डियां आपकी मजबूत हो जाए? सबसे बेहतर सोर्स कैल्शियम का दूध है। बोन्स को मजबूत करने के लिए कौन से टेस्ट ऐसे जरूरी है, कब किस उम्र में टेस्ट कराने चाहिए? अगर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, धूप में रहोगे, विटामिन डी आपको मिल रहा है, कैल्शियम की मात्रा सही मिल रहा है, तो आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हड्डियां और घुटने पीछे छूटते जा रहे हैं। पोषण की कमी और खराब लाइफस्टाइल के कारण हड्डियों का कमजोर होना अब एक आम समस्या से बन गई है, जिसका असर बच्चों और युवाओं में भी दिखाई दे रहा है। और बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां, इन सब का सीधा असर आपके घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर और यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तक भी आ पहुंचा है। इन सभी सवालों का जवाब हमारे साथ हमारे देश के वरिष्ठ और प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिशियन आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। डॉक्टर मैथ्यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। और अगर आपको डॉक्टर वर्गीस के बारे में आपको बताऊं तो वह अपने मरीजों और दूसरे चाहने वालों के लिए हीरो हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी शामिल हैं। बिल गेट्स ने डॉक्टर वर्गीस को मेरी प्रेरणा और मेरी असल जिंदगी का हीरो बताया है। डॉक्टर वर्गीस, और आपको बता दें कि देश का जो आखिरी पोलियो वार्ड है इस समय सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में है, जिसको संभाल रहे हैं डॉक्टर वर्गीस। और भारत में पोलियो खत्म करने के लिए जो लड़ाई चल रही है उसमें डॉक्टर वर्गीस का अहम योगदान है। और पोलियो उन्मूलन और विकलांग बच्चों, खासकर जो क्लब फुट की जो डिजीजेज होती हैं और क्लब फुट का के जो पीड़ित बच्चे होते हैं, उनका इलाज करने में डॉक्टर वर्गीस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हड्डियों की जब बात करते हैं तो आज जब लाइफस्टाइल में कहा जा रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण कारण है, कहा जा रहा है हड्डियां खोखली हो रही हैं, हड्डियां चूरा बन रही हैं, क्या मतलब है इसका? हड्डियों का जो चूरापन है वो एज रिलेटेड जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक साधारणतः मनुष्य जब बूढ़ा होता है सब में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। एक पेड़ की टहनी, अगर पेड़ बूढ़ा हो गया है तो टहनियाँ जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि उनकी टहनियों में खोखलापन आता है। पेड़ छोटी होती है सैपलिंग, उसके टहनियाँ मुड़ती हैं, टूटती नहीं है। तो बच्चों की हड्डियाँ इतनी आसानी से नहीं टूटती, बूढ़ों की हड्डियाँ क्योंकि खोखली होती हैं इसलिए जल्दी टूट जाती हैं। ये खोखलापन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, और ये जल्दी होगा अगर कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस की कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, आपका सॉक्स हो गया, नॉक्स हो गया, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे मिलके, सारे माइक्रोप्लास्टिक सब मिलके आपके शरीर के जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को नुकसान करती है। और इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस जो 70 में होनी चाहिए, 60 में होनी चाहिए, वो 40 में और 50 में हो सकता है। वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, लेकिन इट विल बी एडेड बाय वो जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो, जो दोनों मिलके जो हैं आपको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोमलेशिया, जो कि विटामिन डी और कैल्शियम के अभाव से होता है, तो वो भी पोल्यूशन की वजह से बहुत अधिक है आजकल, विटामिन डी का अभाव। तो ये जो दोनों मिलके आपको लगता है कि हड्डियां जो है आपकी कमज़ोर हैं, इसलिए आपको दिक्कत होती है। दर्द होने लग गए हैं, ऐसे लगता है कि बॉडी में हमेशा एक दर्द है जो कहीं ना कहीं रहता है। अब ये जो दर्द है वो एक आम समस्या बन गई है, लेकिन क्योंकि आप ऑर्थोपेडिशियन हैं, हमें बताइए कि कब ये दर्द कॉमन होता है और कब ये दर्द अनकॉमन हो जाता है? प्रकृति ने हमें दर्द इसलिए दिया है, दर्द एक बरकत है, एक ब्लेसिंग है, वो समझना चाहिए। दर्द हमें आगाह करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, संभल जाओ। हड्डियों के ढांचे में जैसे बुढ़ापे में जोड़ घिस जाते हैं, उन घिसाव की वजह से, घिसने की वजह से हमारी लाइनिंग जो होती है जॉइंट की वो खराब हो जाती है, उसमें दर्द होता है। तो शाम तक जोड़ों में दर्द होने लगता है। जो फ्रैक्चर की वजह से जो जोड़ खराब हो गए हैं उनमें कोई भी एक्टिविटी करेंगे तब दर्द होगा। ठीक है। जो सवेरे दर्द होते हैं अक्सर गठिया में होता है।
गठिया दो किस्म के होते हैं, एक जो हाथ की छोटी उंगलियों में होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। गठिया दूसरा होता है जो कमर से रिलेटेड होता है, उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रिलेटेड कंडीशंस होते हैं। दोनों के प्रेजेंटेशन अलग है। गठिया कम उम्र में भी होता है, आमतौर पे 40 के आसपास भी होता है जी। जो एंक्लोजिंग वाला जो है वो भी आमतौर पे पुरुषों में 40 के बाद होता है। इन सब में खासियत है, जिस समय दर्द होता है सबसे ज़्यादा सवेरे जब उठोगे तो सवेरे उठने में बहुत दर्द है, उठा नहीं जाता, 1 घंटा लग जाता है। अब जैसे जो रोमेटोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया अगर देखेंगे, पहले 1 घंटा बोलते थे, अब उन्होंने कम कर दिया उसको। अगर एक व्यक्ति को रोज उठने में, अपने दिनचर्या शुरू करने में आधा घंटा उससे ज़्यादा लगता है, गठिया का जांच कर लेना चाहिए। तो ये जो है वार्निंग है। तो सवेरे का दर्द, आधे घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस रहता हो और जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सतर्क हो जाइएगा। लेकिन एक और दर्द है जो रात को होता है। आप सो गए और एकदम से आपको दर्द हुआ, पीठ में दर्द हुआ और दर्द कम ही नहीं हो रहा, रात भर सो ही नहीं पाया। वो दर्द जो आपको रात को जगाती है, वो खतरनाक चीज़ हो सकती है। कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी हो सकता है। वो नॉर्मल नहीं है। वो ना मैकेनिकल पेन है, ना इन्फ्लेमेटरी पेन है, वो अलग किस्म की दर्द है। तो जो समय सारणी है जो दर्द की प्रेजेंटेशन की, वो समझना ज़रूरी है। अगर सवेरे है गठिया और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए चेक कर लीजिएगा। ठीक है। दोपहर को, शाम को है मैकेनिकल पेन्स हमेशा होती हैं, चाहे वो स्पॉन्डिलोसिस की वजह से और कुछ हो। और रात वाली जो आपको जगा के रखती है, नींद उड़ा देती है, वो कैंसर, इन्फेक्शन, टीबी ऐसे तब। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ये भी बहुत देखा गया कि जब कोविड हुआ उसके बाद काफ़ी युवा वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसमें घंटों घंटों तक लैपटॉप पर काम करना, या फिर अब घंटों तक लैपटॉप पे ना काम करना, जब फ्री टाइम मिले तो बिंज वॉचिंग करना। ऐसे में कहा जा रहा है कि पॉस्चर बड़ा गड़बड़ा रहा है और उस पॉस्चर गड़बड़ाने से हड्डियों पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ रहा है। क्या सही बात है? दो सवाल है इसमें कि आप बैठे रहेंगे तो क्या हड्डियों में तकलीफ होती है या जोड़ ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी। हाँ, जो हमारी कुदरत ने जिस तरह से हमें बनाया है, एवरेज लाइफ स्पैन जो है हम देखते हैं कि 80 तक पहुंच सकता है, अगर उसने बचपन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आगे निकल के। तो 2 साल से 5 साल के बच्चे को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, उनको खेलने दो, कूदने दो, उनको सोफे पे, काउच पोटैटोज बोलते हैं अंग्रेजी में, काउच पोटैटोज मत बनाइएगा, सारा दिन बिठाए मत रखिएगा, क्योंकि बच्चा 2 से 5 साल तक बहुत एक्टिव रहे तो बहुत अच्छा है। और 5 से 17 साल तक खूब कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, रोज ज़्यादा हो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि 5 से 25 से 30 साल की उम्र तक हमारी बोन्स में हड्डियां मजबूत होती चली जाती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। एक 17 साल की हड्डी की क्षमता, स्ट्रेंथ जो है 25 साल से कम होती है। 25 साल तक हमारी हड्डियां मजबूत होने लगती है, स्ट्रेंथ नॉर्मल आ जाती है। लेकिन 25-30 के बाद हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है, 1-2% कम हो जाती है, जो कि महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे वो 3-4% पहुंच जाती है। पुरुषों में थोड़ा कम होता है, इसलिए उनमें ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ी सी देर से आती उनमें भी है। मेल मेनोपॉज जिसको बोलते हैं उनमें भी होती है। ये हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। प्रकृति ने डिज़ाइन ही हमें ऐसे करा है कि हमारी एक्टिविटी जब हम वो बड़े रखे। यू हैव टू बिल्ड फिजिकल एक्टिविटी इन योर नॉर्मल लाइफ स्टाइल। जिम्स आर नॉट एसेंशियल, बिल्ड वॉकिंग इन योर लाइफ स्टाइल। हम क्या करते हैं, जहाँ रिमोट नहीं है, रामू ले लिया आपने, बैठे बैठे सब सोफे पे बैठ के, भाई ये चाय ले आओ, ये पानी ले आओ, अरे खुद जाके ले लो, खुद जाके चलो। जिम में जाके चलने को तैयार हैं पैसा दे के, लेकिन घर पे अपने आप उठेंगे नहीं। कार में जाके वॉकिंग के लिए जाएंगे, वॉकिंग करके वॉकिंग के लिए जाओ, नहीं कार में जाके कहीं जाके बैठ के फिर वॉकिंग करेंगे। तो ये सब गलत, जो एनर्जी गलत है। मेरे दोस्त हैं इयन रॉबर्ट्स जो है लंदन स्कूल में, उन्होंने ये क्लियरली एनर्जी गलत पता है। एनर्जी गलत में क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे तो आप खा तो उतने रहे, खाने में एनर्जी आपकी जा रही है उतनी, जो ऊर्जा आपकी खपत होनी चाहिए थी, खपत नहीं हो रही, वो चर्बी में बड़ी हो रही है, मोटापा आ रहा है। और दूसरी एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल आप बर्न कर रहे हैं कार में बैठ के, तो जो चलना चाहिए कार में कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से हमारी आपकी एनर्जी फिजिकल गलत है। एक्टिविटी जो है वो जिम में लग रही है, लेकिन घर पर नहीं लग रही, क्योंकि घर पर हमने लग्जरी को अपनी नेसेसिटी बना लिया कहीं ना बिल्कुल। कहीं।
इसके चाहे फैन हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे टीवी हो, सबके लिए रिमोट है और बाकी के लिए रामू है। सही बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बात करी डॉक्टर साहब महिलाओं की, और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं 30 के बाद। जब या तो महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तब हड्डियों के कमज़ोर होने की घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही है। इसके साथ साथ जब मीनोपॉज भी होता है तब भी ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर होने का खतरा बना रहता है। और जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या अब ये एक साइलेंट बीमारी बनती जा रही है, एक साइलेंट किलर भी है? नहीं, मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा कि महिलाओं में डिलीवरी के बाद जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। देखो, कुदरत कितनी कमाल की चीज़ है कि बच्चे को दूध ही पूरा पौष्टिक आहार है 6 महीने तक, केवल दूध काफ़ी है। उसके बाद दूध जो है सफिशिएंट नहीं रहता, उसको दूध के साथ और भी चीज़ें चाहिए होती है 6 महीने बाद। तो 6 महीने के लिए माँ बच्चे को दूध पिला रही है अपना, और प्रकृति में खोट नहीं है, मनुष्य में खोट है, प्रकृति में खोट नहीं है। जो माँ का दूध है, माँ अगर कैल्शियम नहीं ले रही है, माँ दूध नहीं ले रही है, माँ खाद्य पदार्थ अच्छी तरह से नहीं ले रही है, बच्चे को दूध दे रही है, तो उसमें कमी आ जाती है। तो माँ में ऑस्टियोमलेशिया होता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। ठीक है। लेकिन यही माँ जिसमें ऑस्टियोमलेशिया है उसमें मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, कई में जल्दी आ जाता है, 38 साल में आ जाता है। नॉर्मली 45 से 47 साल में आना चाहिए, अगर यही 38 साल में आ गई, ऑस्टियोमलेशिया के ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस आ गया। क्योंकि वो तो बोन डेंसिटी कम होती ही है नेचुरली 3-4% एनुअली, हर साल धीरे धीरे कम होती चली जाती जी। है, तो ये और बढ़ जाती है। तो डबल डिजास्टर ऑफ ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, बोथ आर हैपनिंग। इसके साथ आपने पोस्चर की भी बात करी। ये जो खराब पोस्चर में हम बैठते हैं, क्या उससे हड्डियां कमजोर होती हैं? इट्स अ कंप्लीट मिथ, इट्स अ कंप्लीट मिथ, पूरा भ्रम है ये। कोई कोई जो जो व्यक्ति जैसा अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे इतनी देर में वार्तालाप कर रहे हैं, मेरा पोस्चर तकरीबन थोड़ा सा आर्टिफिशियल ज़रूर है, क्योंकि मैं टेंस हूँ, लोगों के सामने शायद ढीला नहीं नज़र आना चाहिए, तो वो मेरा आर्टिफिशियल पोस्चर है। तो अगर मैं आर्टिफिशियल पोस्चर अपना मेंटेन करूँगा, थोड़ी देर में थक जाऊँगा। प्रकृति ने हमें बनाया है सबसे कंजर्व करने के लिए हमारी बॉडी के ऊर्जा को। तो अगर नॉर्मल मेरा ढांचा, हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, किस तरह से मेरा कद और मोटापा सब देखते हुए, ढांचा देखते हुए, एक ऊर्जा की खपत रहती है शरीर में, प्राकृतिक ऊर्जा की खपत रहती है। लेकिन अगर मैं वही पोस्चर चेंज करके, जो नेचुरल मेरा पोस्चर है, आर्टिफिशियल पोस्चर, मिलिट्री पोस्चर जैसे लोग बोलते हैं, ऐसे बैठ के, ऐसे बैठे रहो, सीधे ढीला नहीं बैठ के, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठे रहो, हम बच्चों को आमतौर पर डांटते रहते हैं। वो नहीं कर सकते, आपके सामने 5 मिनट के लिए बैठ जाएगा, फिर वैसे ही चला जाएगा। वो नेचुरल पोस्चर होता है। बट एबनॉर्मल पोस्चर केवल वो ही होता है कि जैसे ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े करके बैठे। नेचुरल पोस्चर जो बैठने पे जो अडॉप्ट करता है वो है, और वो अगर मेंटेन कर ले तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल पोस्चर में ऊर्जा खपत होगी, थकान होगी, मसल पेन होएगा और दिक्कत होगी। इसके साथ हम अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स अपने आप से ही ले लेते हैं। कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, और बिना डॉक्टर की सलाह के लिए जा रहे हैं। कब ज़रूरत होती है इन सप्लीमेंट्स की, और अगर इनका ओवर यूसेज भी हो जाए तो कितने खतरनाक ये शरीर के लिए हो सकते हैं? हाँ, तो जो सप्लीमेंट्स है, इसका मतलब आप जो हम खा रहे हैं उसके ऊपर से दे रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं उनमें अभाव है। क्या वाकई अभाव है, वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। इसलिए किसी सलाह के बगैर अपने आप लेना उचित नहीं है, इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वो उचित नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विटामिन डी जैसी पदार्थ हैं जो कि हमें धूप से मिलती है, और एनिमल फैट से मिलते हैं, यानी कि घी से मिल सकती है, बटर से मिल सकती है, और चीज़ों से मिलती है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल और फैट में नहीं होता। तो पुराने ज़माने में, मेरे समय पे, मैं बचपन में, हम लाइन में खड़े रहते थे रथ और डालना खरीदने के लिए, और डब्बे में लिखा होता था फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, यानी कि नेचुरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, उसमें विटामिन डी नहीं होती है। लेकिन विटामिन डी इतनी खासियत है कि जो धूप से बन जाए, अगर धूप अच्छी है और पोल्यूशन नहीं है तो आप धूप काफ़ी होता है, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पोल्यूशन नहीं है, पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, उनको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में हमें मिल जाएगी।
लेकिन शहरों में जहाँ पोल्यूशन है वहाँ सप्लीमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, किसी स्पेशल डाइट पे हैं, तो हो सकती है। तो वो जो है आपको सोच समझ के लेना चाहिए। क्यों? सबसे ज़्यादा गलती है कि जो विटामिन डी की जो जो आती है, पुड़िया आती है, प्रोपोर्शन आता है। लिक्विड आती है, उसमें मालूम है कितनी मात्रा होती है? 60,000 IU। 60,000 यूनिट होती है। हमें डेली कितनी चाहिए होती है? 80 साल की उम्र तक, चाहे वो बच्चा हो, चाहे 80 साल का बूढ़ा हो या प्रेग्नेंट मदर हो, सबको एक ही मात्रा चाहिए होती है, 400 से 600 यूनिट, केवल 400 से 600 यूनिट। पर ये जो 60,000 आप बोल रहे हैं वो तो कहते हैं ना यानी कि कि एक हफ्ते में एक बार लीजिए। वही तो गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ है। तो अगर आप ले रहे हैं तो 100 दिन की मात्रा आप एक दिन में ले रहे हो। अगर आप हर हफ्ते ले रहे हो तो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। विटामिन डी की वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, आपकी कैल्शियम लेवल्स अननेसेसरली बढ़ सकते हैं और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अपनी तरफ से ये 60,000 वाली पुड़िया मत लीजिएगा, 60,000 वाली लिक्विड मत लीजिएगा। टेस्टी लिक्विड है, वो अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, आप ले लेते हैं, बच्चों को भी पसंद करते हैं, वो ले लेते हैं। वो मत लीजिए, डोंट गिव अननेसेसरली। ज़रूरत हो लीजिएगा, अगर लेना ही है तो रिसर्च ये बताता है कि आज की तारीख में रोज जितनी रिक्वायर्ड मात्रा है या थोड़ी मात्रा में 1000 तक ठीक है, 1000 15,000 तक ठीक है, उससे अधिक नहीं लेना ठीक है। डेली स्मॉल डोज इज बेटर देन इंटरमिटेंट हाई डोज, यानी कि रोज छोटी मात्रा में जितनी रिक्वायर्ड है आप लीजिएगा, लेकिन हर हफ्ते बहुत हाई डोज 60,000। पहले जब मैं MBBS ट्रेनिंग करता था 6 लाख आता था, 6 लाख यूनिट एक पुड़िया में होती थी। बाद में गवर्नमेंट रेगुलेशन ड्रग कंट्रोल ने उसको कम करके 60,000 कराया, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा लेके उनको टॉक्सिसिटी होती जी, थी, जी, वो जी। नहीं होना चाहिए। इसके साथ अब ये भी ज़रूरी है डॉक्टर साहब जानना कि बोन्स को मजबूत करने के लिए कौन से टेस्ट ऐसे ज़रूरी है, कब किस उम्र में टेस्ट कराने चाहिए? डेक्सा स्कैन हो, फिर चाहे एक्सरे हो या MRI हो, कब इनकी ज़रूरत पड़ती है? चाहे दर्द हो या ना हो, हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए अपने बोन्स में? कितनी मात्रा में हमारी जो ये बोन्स है वो मजबूत हैं कि नहीं है? कुदरत ने डॉक्टर नहीं बनाया, इंसान ने डॉक्टर बनाया है। कुदरती सिस्टम में डॉक्टर नहीं है। कुदरती सिस्टम में बोन की स्ट्रेंथ, अगर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, धूप में रहोगे, विटामिन डी आपको मिल रहा है, कैल्शियम की मात्रा सही मिल रहा है, तो आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू आर हेल्दी लाइफस्टाइल, यू हैव बीन वेरी एक्टिव, सो अगर आपको बोन डेंसिटी बनानी है, 25 साल तक फिजिकली एक्टिव रहिएगा, काउच पोटैटो मत रहिएगा। फिजिकली इंटेंस एक्टिविटी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मिनिमम 1 आवर पर डे अप टू एज ऑफ 25, मिनिमम 1 आवर ऑफ वॉकिंग। हाँ, उसमें ये ज़रूरी है कि जो धरती पे पैर पड़े, ये नहीं कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप ये नहीं कि आप खड़े होकर एरोबिक कर रहे हैं, वो नहीं। चलना चाहिए, चलना चाहिए। ये नहीं कि आप 40 साल में याद आए कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आप दौड़ने लग गए, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए वो जो है हमें कोई सप्लीमेंट उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ डॉक्टर साहब ये भी जानना जरूरी है कि ये बोन डेंसिटी और ये डेक्सा वही स्कैन, मैं ये बता बोन रहा हूँ। डेंसिटी क्या होता है? तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो जो हमारी डेंसिटी होती है, अब जैसे कि एल्यूमिनियम का एक बर्तन ले लीजिएगा और स्टील का बर्तन ले लीजिएगा, दोनों हाथ में लीजिएगा, एक भारी है एक हल्के, वो डेंसिटी स्टील की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। ऐसे ही हड्डी जिसमें कि सेल्स बिल्कुल पास पास हैं तो डेंसिटी अच्छी है। सेल्स में प्रोटीन होता है, सेल्स की प्रोटीन की वजह से उसकी डेंसिटी अच्छी होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रोटीन के अभाव की होती है, प्रोटीन विच कॉजेज द होल प्रॉब्लम। कैल्शियम उसके ऊपर डिपॉजिट होता है, दोनों कंबाइंड होते हैं लोगों में, बुजुर्गों में, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया दोनों साथ साथ चलती हैं। टेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, रूटीन टेस्ट नहीं करनी होती। डेक्सा स्कैन होती है, एक CT स्कैन के ज़रिए टेस्ट करती है कि बोन की डेंसिटी कितनी हाई है कितनी लो है। और 2 तरीके उसमें स्कोर होते हैं, एक T स्कोर होता है, एक Z स्कोर होता है। Z स्कोर होता है हम उम्र के लोगों के साथ कैसा इसका बोन का डेंसिटी है, हम उम्र के साथ। और दूसरा T स्कोर होता है जो मेरे उम्र की जो डेंसिटी है उसको एक 25 साल व्यक्ति के डेंसिटी के साथ कंपेयर कर सकते, तो उससे कितना कम हुआ। तो अगर 2.5 जो स्टैंडर्ड डिविएशन से अधिक कम हुआ तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस मानते हैं। अगर 2 के आसपास है तो उसको ऑस्टियोपीनिया मानते हैं। तो डेक्सा स्कैन हमको क्वांटिफाई करके बताता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में
कितनी डेंसिटी है, हमारे हिप में कितनी डेंसिटी है, वो क्वांटिफाई करके बताता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कराना। जो अमेरिकन जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 60 साल के हर व्यक्ति में डेक्सासाइन कराना चाहिए। जी वो संभव भी नहीं है, हो भी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी प्रैक्टिकली अगर आपको अर्ली मेनोपॉज है, यानी कि 38 साल में आपकी मेनोपॉज हो गई है, या आपकी ओवरीज निकाली गई है ऑपरेशन से, या अगर आपको कोई दवाई लेनी है जैसे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस स्टेरॉइड से हो सकती है, या आपको एंटीकोगुलेंट जैसे हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, हार्ट के वाल्व्स बदले हैं, हेपेरिन लेना पड़ता है, उन सब सो स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती है जिसमें पहले हम कराएंगे डेक्सा स्कैन, और 6 महीने साल बाद दवाई के बाद स्टेरॉइड्स के बाद आप चेक करेंगे कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसको सप्लीमेंट देते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो 2 तरह के सेल्स होते हैं। लोगों को लगता है कि हड्डी जो है स्टैटिक है। हड्डी स्टैटिक नहीं है, हड्डी डायनेमिक चीज़ है। उसमें बोन डिपॉजिट भी हो रही है, बोन निकल भी रही है। बुजुर्गों में बोन ज़्यादा निकल रही है, यंग में बोन डिपॉजिट हो रही है। ये बैलेंस जब खत्म हो जाता है निकलती जाती है, तो वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है। और जब ये नींद चाहिए हमें अपने बेड पर, बेड के लिए आजकल बड़े तमाम तरीके की मैट्रेसेस आ रहे हैं, तकिए आ रहे हैं। कहते हैं कि ये ऑर्थो मैट्रेसेस हैं और आपकी बैक के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ वो तकिए भी हों जो ऑर्थो तकिए कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि ये आपकी नेक की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छे हैं। कितना इसके अंदर सच है? क्या ये सच में लाभदायक होते हैं? नहीं, कि अगर पुराने ज़माने के चारपाई अगर देखेंगे जो कि नीचे ढील होती थी, जिसमें कि हम लेते थे ऐसे झुक जाते थे उसके अंदर लेटते हुए, वो सही नहीं है। वो मैट्रेस जिसमें आपको कोई ढील करके आपको ऐसे ऐसे करके करते हैं, वो ठीक नहीं है। फर्म मैट्रेस होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी वाले फर्म मैट्रेस लो। गांव में मैं भी बचपन में अभी भी एक रुई का मैट्रेस, शुरू में जो रज़ाई करने वाले से उसके करा के फ्लफ़ी बना के लेके आते थे, थोड़े दिनों के बाद वो थोड़े चपटा हो जाते थे, वो आपका नेचुरल फर्म मैट्रेस बन जाता है। बायोडिग्रेडेबल है, कोई सिंथेटिक नहीं है, जी तो फर्म मैट्रेस है, वो काफ़ी है, कोई स्पेशल नहीं है। तकिए के ऊपर बहुत बहुत सारे भ्रम बनाए गए हैं। तकिया नहीं होना चाहिए, आपको स्पॉन्डिलोसिस है, आपको तकिया नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साइड में लेटने की आदत है, उसको ऐसे इमेजिन करो, बगैर तकिए के लेटेगा तो ऐसे लेटेगा, गर्दन में और तनाव बढ़ेगा और दर्द होएगा। जो साइड में लेटने की आदत करता है वो तकिया ले सकता है। जो सीधा लेटता है, बहुत मोटा तकिया नहीं होना चाहिए। बहुत मोटा तकिया है तो गर्दन ऐसे चली जाती है। पतला जो कंफर्टेबल है, तो हर व्यक्ति के लिए अपने ढांचे के हिसाब से कंफर्ट लेवल देख के तकिया लेना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट रेकमेंडेड। देखो, कुदरत ने हम जैसों को सबको एक जैसे नहीं बनाया है। हम सारे एक ही इसमें सांचे में नहीं बने हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे 5 लोग भी बराबर नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये नहीं सोचो कि सबका एक जैसा है। बिल्कुल। आखिरी में सवाल ये डॉक्टर साहब आपसे कि कई लोग बड़े घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, हल्दी वाला दूध हो, फिर कैल्शियम रिच फूड्स हों, ये खा लीजिए तो हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी, और तमाम तरीके के सप्लीमेंट्स भी इस समय मार्केट में मौजूद है। कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं, खाने की बैलेंस डाइट है, जिससे कहे ना कि लोहे जैसी हड्डियां आपकी मजबूत हो जाए, और आज से ही आप ऐसा कुछ करें कि अगले 40 साल आपकी हड्डियां मजबूत रहें? क्या किया जाए ऐसा? बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर भगवान ने चाहा होता कि हम सब ने दवाई लेनी है तो दवाई की भी कोई पेड़ बना लेता। वो नहीं, ज़रूरत है हमें साधारण जो खाने हैं वो काफ़ी होते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो अहम समझने की चीज़ें हैं। सबसे बेहतर सोर्स कैल्शियम का दूध है। लेकिन अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं और दूध के पदार्थ, दही हो गई, पनीर हो गई, ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम नहीं मिलेगा। अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी पदार्थों में कैल्शियम उन्हीं जो नट्स होते हैं, जो आपके बादाम, जो आपका मूंगफली, आपका अखरोट, इन सब चीज़ों में होता है, नट्स में होते हैं। तो वो जो है अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है। फ्रूट्स में जैसे शरीफा हो गया, सीताफल हो गया, रामफल हो गया, ऐसे चीज़ों में मिल जाता है आपको। जो
कैल्शियम रिच फूड्स हैं, बेर जी। हो गए, ये सब विंटर्स में मिलते हैं हमको। अलग अलग सीजन में अलग अलग फूड मिलते हैं जिसमें कि कैल्शियम रिच होता है। एक और चीज़ है, अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हैं और कैल्शियम ले रहे हैं, हिंदुस्तानी खाने में जो वेजिटेरियन फूड है उनमें फाइटेट्स होते हैं, अच्छा। वो आपकी कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके आपके टॉयलेट में निकल जाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता। तो खाली पेट लेना होता है कैल्शियम, ये आम लोगों को नहीं मालूम। कैल्शियम कार्बोनेट पर्टिकुलरली अगर आप ले रहे हैं, वो कहते हैं कि खाने के साथ लेना चाहिए कि एसिड से ही अब्जॉर्ब होता है, लेकिन हिंदुस्तानी खाने के साथ लोगे तो आमतौर पर जिसमें कि फाइटेट्स होते हैं वो निकल जाता है। तो बेहतर है खाली पेट लें कैल्शियम की प्रिपरेशंस। और खाली पेट क्या कैल्शियम ऐसा ले? सुबह सुबह ले कैल्शियम? सुबह या ज़रूरी नहीं है, किस 20 फॉर्म दिन में में भी लें? ले सकते हो, 20 दिन में भी टैबलेट लेना है जैसे भी लेना है अगर, लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर आप दूध ले रहे हैं ज़रूरत नहीं है, नट्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं ज़रूरत नहीं है, वही काफ़ी आपके कैल्शियम सोर्स के लिए। अगर आप पोल्यूशन नहीं है तो धूप बहुत अच्छा आपके विटामिन डी के लिए। सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट तब ज़रूरत होता है बुजुर्ग हैं घर के अंदर से बाहर निकलते ही नहीं है, उनको सप्लीमेंट दीजिएगा, वो ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो आज आपने हमारे दर्शकों को दी है वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है और जानकारी पूर्वक है। बहुत बहुत धन्यवाद टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के पॉडकास्ट से ये तो साफ हो गया है कि घुटनों का दर्द उम्र की मजबूरी नहीं है, बल्कि समय पर ना संभाली गई लाइफस्टाइल का नतीजा है। सही वजन, नियमित हल्की एक्सरसाइज, संतुलित आहार और बिना जरूरत दवाओं से दूरी, यही है मजबूत हड्डियों और स्वस्थ घुटनों का असली इलाज। और जब इलाज की जरूरत पड़े तो मैनुअल से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक आधुनिक और सुरक्षित विकल्प आज के मेडिसिन में मौजूद हैं। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए टोटल हेल्थ पॉडकास्ट की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।